आज का हमारा लेक्चर वर्क एंड एनर्जी के टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने टोटली डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी को। इसमें हम तमाम तर कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके देखते हैं जो यहाँ पर गिवन है, मेंशन है बच्चों। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके बारे में आप सिंपली पढ़ते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और फिर बहुत सी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, केमिकल एनर्जी है, मैकेनिकल है, रेडिएंट है, ठीक है। इसी तरह केमिकल एनर्जी हो गई और मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ एनर्जीज पर जाएं तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मोशन, और फिर दूसरी टाइप है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाए, जहां कहीं आप मोशन एक्सपीरियंस करें, हरकत को एक्सपीरियंस करें, वहां पर हम कहेंगे कि बॉडी कौन सी एनर्जी पोजेस करती है, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती है। और काइनेटिक एनर्जी जो है उसका जो सिंपल फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, दैट के ई, जिसको मैं यहां पर ई से भी डिनोट करूंगा, इट इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब पहले तो ये बात कि इसको हम कितनी तरह से इसकी मल्टीपल डायमेंशंस में जा सकते हैं। तो देखो, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m। ये जो v स्केयर है इसको हम v डॉट वी भी लिख सकते हैं। अगर हमें वेलोसिटी जो है वो एज अ वेक्टर फॉर्म दी हो, 3i प्लस 4j, और फिर इसी तरह एनर्जी जो है वो हम 1/2 m v इंटू वी भी लिख सकते हैं। यानी एनर्जी जो है वो 1/2 मोमेंटम टाइम्स वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। फिर इसी तरह हम एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² में m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दें तो हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम p² डिवाइडेड बाय 2m भी लिख सकते हैं। और जब कभी हमें चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना हो तो बच्चों 1/2 mv² में से 1/2 mv² माइनस करना है, तो डेल्टा ई जो है वो हमारे पास 1/2 m कॉमन आ जाएगा और v2 का अलग स्क्वायर होगा, v1 का अलग से स्क्वायर होगा। तो ये पॉसिबल डायमेंशंस में हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला को डील कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने फॉर्मूला लिखना किस किस तरीके से है या हम किस तरह से इसको डील करेंगे। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है एनर्जी मोमेंटम रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अभी ऊपर में एक रिलेशन लिख के आया कि एनर्जी की इक्वेशन है 1/2 mv² और मोमेंटम की इक्वेशन है p इज इक्वल टू mv। अच्छा, पहले मैं एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूं। अक्सर एक क्वेश्चन आता है, वो कौन सी वेलोसिटी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम न्यूमेरिकली इक्वल हो जाते हैं। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब है कि दोनों के आंसर सेम आते हैं, यूनिट तो ऑब्वियसली सेम नहीं है। तो जब उसने कंडीशन ही बता दी कि एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम, तो 1/2 mv² इज इक्वल टू mv पे चले जाएंगे आप। m से m कैंसिल कर देंगे, v से एक v कैंसिल कर देंगे, और वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, ये आंसर आ जाएगा। और इस इक्वालिटी को जहन में बिठा लें। वो आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है, वो कौन सी वेलोसिटी है जिस पर काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ मोमेंटम के बराबर होती। तो कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पे सिर्फ mv लिखा हुआ था, यहाँ पे 3 लिख के सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास कोई ना कोई वेलोसिटी जो है वो आंसर में आ जाएगी। इसके बाद मैंने ऊपर एक रिलेशन लिखा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, दैट E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पर जो मोमेंटम है उसकी इक्वेशन बन जाएगी √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ बातें बताता हूँ। अगर मैं एनर्जी और मास का ग्राफ बनाता हूँ जिसमें मोमेंटम को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो फिर मेरे पास एक इनवर्स रिलेशन का ग्राफ बनेगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर मास से इनवर्सली रिलेटेड है, बट शर्त यह है कि मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर मैं एनर्जी और मोमेंटम स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बशर्ते के मास उसमें कांस्टेंट हो। एंड थर्डली, अगर मैं एनर्जी और मोमेंटम, देखो यहाँ मोमेंटम स्क्वायर लिखा मैंने,
और एनर्जी है भी मोमेंटम स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, तो जो स्क्वायर नहीं लिखा ना, उसकी वजह से ग्राफ जो है ना वो यूं एक्सपोनेंशियली ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा। यहां पर भी हम लिखेंगे कि मास इज केप्ट कांस्टेंट। और इस रिलेशन के तहत अगर आप मोमेंटम वर्सेस एनर्जी का ग्राफ बनाओगे, अच्छा चलो पहले अंडर रूट एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो वो तो आपको समझ आ गई ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर मोमेंटम और सिंपल एनर्जी का ग्राफ बनाओगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ बेंड होगा ड्यू टू द फैक्टर ऑफ स्क्वायर रूट। ये नीचे से ऊपर को क्यों गया? ड्यू टू द फैक्टर ऑफ स्क्वायर। तो ये चंद ग्राफ्स हैं जिन ग्राफ को आप डील कर सकते हैं। अब हमारा अगला काम है कि हम किस तरीके से एनर्जी मोमेंटम और मोमेंटम एनर्जी रिलेशन के सवालों को डील करते हैं। तो सवाल कैसे आते हैं? सवाल बच्चों ऐसे आते हैं, वो आपसे कहते हैं कि एक कार और एक ट्रक, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसका मोमेंटम ग्रेटर होगा? या वो कहता है कार और ट्रक दोनों का मोमेंटम सेम है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? जब उसने हमें कहा कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार मस्ट बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक। सो P1 स्क्वायर बाय 2m1 मस्ट बी इक्वल टू P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो P1 बाय P2 की रेशो अंडर रूट ऑफ M1 बाय M2 के इक्वल आ रही। स्क्वायर भी खत्म कर दिया, मास की रेशो बना ली। तो यहां से साफ पता चल रहा है हमें कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास है। स्क्वायर रूट से परेशान हुए बगैर देखो, मोमेंटम डायरेक्टली रिलेटेड टू मास है। अब दोनों में से मास किसका ज्यादा? ट्रक का। तो बच्चों अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो मोमेंटम ऑफ जो ट्रक है इट शुड बी ग्रेटर देन द मोमेंटम ऑफ द कार। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मोमेंटम ऑफ कार मोमेंटम ऑफ ट्रक के बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या बनेगा? हम लिखेंगे 2m1e1 मस्ट बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m2e2। अब चाहो तो स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दो या दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। 2m1e1 मस्ट बी इक्वल टू 2m2e2। यहां से अगर रेशो बनाओगे ना तो e1 बाय e2 जो है वो m2 बाय m1 के इक्वल बनेगा। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इनवर्स बन रहा है मास के साथ। इनवर्स बन रहा है मास के साथ, इसका मतलब है कि जिसका मास कम होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। सो हेयर द कार विल बी द राइट आंसर एंड हेयर द ट्रक विल बी द राइट आंसर। लेकिन आपको इस इक्वेशन पे थोड़ा सा और भी ध्यान देना है, एज वेल एज इस इक्वेशन पे भी। और वो कैसे देना है? ये सवाल कुछ ऐसे भी आता है कि टू बॉल्स of mass 4 kg and 1 kg have equal kinetic energy. Then what is the ratio of their momentum? ठीक है, तो मोमेंटम P1 रेशो P2 अंडर रूट ऑफ M1 बाय M2 के बराबर है। तो अंडर रूट लिखो, मास 1 क्या है 4, मास 2 क्या है 1, तो बच्चों 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 4 और 1 गिवन है, आंसर 2 और 1 आ रहा है, यानी तरतीब खराब नहीं हुई। लेकिन अगर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बजाय वो लिख दे मोमेंटम, तो फिर यहाँ पूछेगा रेशो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी E1 बाय E2 जो है उसमें कोई अंडर रूट नहीं है, लेकिन मास का इनवर्स रिलेशन है M2 बाय M1। तो M2 क्या है 1, M1 क्या है 4, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 1:4। तो ये रेशो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें याद रखना है कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन से और यहाँ पे इनवर्स रिलेशन से बात डील हो रही है। तो कंफर्म कर दो जरा, ओके रिपोर्ट, ये स्लाइड समझ आ गई सबको? अब मैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर समझाने लगा हूं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो परसेंटेज से रिलेटेड होते हैं। किसी भी चीज में परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है तो उसका मतलब होता है कि चेंज इन द क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100%। ये जनरल फॉर्मूला है, इसको जहन में बिठा लेना। ये जो सवाल की स्टेटमेंट लिखी है ना, ये MD कैट में आया हुआ क्वेश्चन है।
एक लेंथ ऑफ वायर है 4 मीटर, उसमें 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है, तो उसमें परसेंटेज इनलॉन्गेशन क्या हुई? अब इनलॉन्गेशन का कॉन्सेप्ट जो है ना, वो तुम लोगों के चैप्टर नंबर 17 में है। स्ट्रेन जो है वो क्या होता है? डेल्टा एल बाय एल। तो इसी जैसा फॉर्मूला नहीं है, और इसके साथ 100% मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज बन जाएगी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है? डेल्टा एल बाय एल इंटू 100% इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल या इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू 100%। अब देखो वायर पहले ही 4 मीटर की है और उसमें 40 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ, यानी 0.4 मीटर का। तो नई लेंथ कितनी हो गई? 4.4 मीटर। ओरिजिनल कितनी थी? 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%। अब यहाँ पर 4.4 में से 4 माइनस करोगे 0.4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100%, तो ये आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100%। आंसर कितना आ जाएगा? 10%। तो 4 मीटर की वायर में 40 सेंटीमीटर इजाफा करने का मतलब है कि आपने उसमें कितने परसेंट इजाफा कर दिया? 10%। ये हो गया इसका जनरल बिहेवियर परसेंटेज का। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा मजे का सवाल है, एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी बाय हाउ मच परसेंटेज? भाई एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट 2 GR। क्रिटिकल क्या होती है? अंडर रूट GR। ठीक है। तो चूंकि पॉजिटिव आंसर रखना है तो आप डेल्टा V बाय V इस तरह सॉल्व करो, अंडर रूट 2 GR माइनस अंडर रूट GR डिवाइडेड बाय अंडर रूट GR। ठीक है। अब देखो अंडर रूट GR आ गया कॉमन, तो पीछे ब्रैकेट्स में क्या बचा? अंडर रूट 2 - 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट GR। दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसल। अंडर रूट 2 - 1 इंटू 100%, ये भी तो साथ लिखना है ना। अब अंडर रूट 2 तो बच्चे बच्चे को पता है 1.41 होता है, -1 इंटू 100%, हमारे पास 0.41 इंटू 100%, आंसर कितना आ गया? 41%। तो कलेक्टिवली सवाल को देखो कि एस्केप वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कितने परसेंट ज्यादा होती है? 41%। और मैं क्या कर रहा हूं? मैं सिंपल एक जैसी कैटेगरी के फॉर्मूला जो है वो अप्लाई कर रहा हूं। ये तो मैं एक्चुअल मेथड समझा रहा हूं कि परसेंटेज फाइंड कैसे करते हैं। अब मैं आता हूं एक्चुअल कुछ क्वेश्चंस पर। अब देखो यहाँ पर, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर एंड रीबाउंड्स टू हाइट ऑफ 10 मीटर, द लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस पूछा ना, तो डेल्टा ई बाय ई इंटू 100% कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि फॉर्मूला तो एनर्जी का mgh होता है, लेकिन mg ने तो इतना रोल प्ले नहीं किया, रोल तो सिर्फ हाइट ने प्ले किया। तो जो टोटल हाइट थी उसमें जो रीबाउंडेड हाइट थी डिवाइडेड बाय द टोटल हाइट। ठीक है। अब टोटल हाइट कितनी है? 20। रीबाउंड कितना किया? 10 डिवाइडेड बाय 20। तो 10/20 इंटू 100%। तो ऑब्वियस है कि कितना आंसर आ रहा है? 50%। वैसे भी तो ये तो ना भी करो तो पता चलता ना, 20 मीटर से गिरा उठा 10 मीटर तक, तो इसका मतलब है कि कितनी एनर्जी लूज कर गया? 50%। तो इस तरह के बच्चों परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यही बात जब आ जाती है कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन में हमने इसे कैसे डील करना है। सवाल है कि इफ मोमेंटम इंक्रीज बाय 100% देन काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। मजे की बात यह है कि मैं इस सवाल को पिछले तरीकों से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इस सवाल के लिए हमारे पास एक बड़ा अच्छा शॉर्ट कट जो है वो अवेलेबल है। और वो शॉर्टकट हमने कैसे यूज करना है? अगर आपसे कहा जाए परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है और मोमेंटम में इंक्रीज आपको गिवन है, ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो 2n प्लस एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 100। पहले तो इसके अपने पास लिख लो, देख लो, अगर याद हो गया तो भी ठीक है। अब इसमें n क्या है? n मोमेंटम की वैल्यू है जो गिवन है, 100% गिवन है तो n 100 है। 10% गिवन होगा तो n 10 होगा। 30 गिवन होगा तो n का मतलब 30 होगा। ठीक है। अब ये शॉर्टकट कैसे यूज करना? अब यहाँ पे उसने 100% कहा है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 100 प्लस 100 स्केयर
100 स्क्वायर का मतलब ये तो नहीं है 100 स्क्वायर ही लिख दो, दो दफा 100 लिख दो फिर भी बात चल जाएगी। परसेंटेज तो ये कितना हो गया 200%। 100 से एक 100 कैंसिल, 100%। तो हमारे पास टोटल चेंज कितना आ गया 300%। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 300%। ठीक है, दोबारा एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब फर्ज करो वो कहता है कि मोमेंटम इंक्रीज बाय 10%। तो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 2 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और इस पूरे को सिर्फ परसेंटेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 प्लस 1 तो कितने परसेंट हो गया 21%। तो लो जी यहाँ पे 21% आ जाएगा, यहाँ पे 44% आएगा। बस दो वैल्यूज लिखूंगा मैं 30, 40, 60 अप टू 90। ये सारी वैल्यूज तुम लोग खुद सॉल्व करोगे और टेबल को फिलअप करोगे। ठीक है, ये शॉर्टकट आएगा। और इसकी मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात ये है, ये ऐसे डिजिट्स मैंने लिखे हैं जिन डिजिट्स में क्वेश्चन आएगा, अगर वो कहेगा मोमेंटम इंक्रीज बाय तो वो हमेशा 20% देगा और उसका आंसर होगा 44%। लेकिन अगर वो कहेगा ना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय, तो याद रखना वो 44% देगा और उसका जवाब 20% होगा। इसलिए इस टेबल को मेमोराइज कर लोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। एटलीस्ट 50% तक, और 50 के बाद चाहे डायरेक्ट सिर्फ 100% की वैल्यू जो है उसको यूज कर लो तो आपका काम बन जाएगा। इंक्रीज इन परसेंटेज, अच्छा ये तो इंक्रीज इन परसेंटेज है, व्हाट इफ के डिक्रीज इन परसेंटेज आ रहे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वहां जहां प्लस लगा हुआ है वहीं पे माइनस का साइन लगा दो, तो यही सवाल इंक्रीज की बजाय किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिक्रीज में। जैसे यहां पर सवाल लिखा है इफ मोमेंटम डिक्रीज बाय 20% काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय, ये 20% है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाय 100 एज अ होल परसेंटेज। तो 40 माइनस 4%, तो कितना डिक्रीज आएगा काइनेटिक में 36%। अच्छा एक मजे की बात देख रहे हो, मैंने इसे सिर्फ 90 तक किया है, 100 क्यों नहीं लिखा। अल्लाह के बंदो, कोई चीज 100% खत्म होगी तो वो तो खत्म ही होगी। ठीक है, तो मोमेंटम 100% खत्म हो गया, इसका मतलब मोमेंटम जीरो हो गया। तो मोमेंटम जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो डिक्रीज में 100% तक नहीं जाना, इंक्रीज में तो चाहे 10,000% तक चले जाओ। ठीक है ना, सभी ये चाहते हैं हमारी सैलरी 100% बढ़े, कोई नहीं चाहता हमारी सैलरी 100% कम हो जाए, तो फिर तो सैलरी रहेगी नहीं। हाँ जी, ओके रिपोर्ट, परसेंटेज समझ आ गया सबको। ठीक है, ये प्रैक्टिस पे है, इस टेबल को बार बार प्रैक्टिस करना और इस शॉर्टकट को अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पे। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी की स्टोर्ड फॉर्म, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या लिखते हैं mgh। इलास्टिक पोटेंशियल क्या होती है 1/2 k x स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है q डेल्टा v। जिस मुनासबत से क्वेश्चन आ जाए उस मुनासबत से हमने इसको डील कर लेना है। यहाँ पर ऊपर एक सवाल आया था ना परसेंटेज लॉस, तो ये देखो ये परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि बॉल किस हाइट से गिरती है किस तक रीबाउंड होती है। और पोटेंशियल एनर्जी अगर डिफरेंट हाइट्स पे देखें तो एक बात, एक रूल याद रखना, हाइट हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ रखनी। ये बॉक्स पड़ा हुआ है ना, इसकी नीचे से ऊपर तक की हाइट ये h1 है, ये नीचे से ऊपर तक की हाइट h2 है। तो जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया तो इसका चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mg ग्रेटर हाइट माइनस स्मॉलर हाइट से इसको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी याद है वर्क के टॉपिक में भी ये कॉन्सेप्ट आया था कि जब भी एक पॉइंट से दूसरे x1 से x2 तक मूव करो तो x2 माइनस x1 का स्केयर हरगिज नहीं करना। ठीक है, इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है 1/2 के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। और अगर दो पोटेंशियल एनर्जीज का आपस में कंपेयर करते हो u2 बाय u1, तो 1/2 के x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 के x1 स्क्वायर, के से के कैंसिल हो जाएगा और ये वाला रेशियो जो है ये आपके पास दोबारा से बिल्डअप हो जाएगा, और ये हमने वर्क के टॉपिक में भी देखा था। अब आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज पर।
इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी में बच्चों थोड़ा सा हवाला याद करवा देता हूं मैं। पार्टिकल पहले पॉइंट ए पर है, फिर वो गिरते हुए बी पर आता है, फिर वो अल्टीमेटली गिर के सी पे आ जाता है। ठीक है, ए पर उसकी पोटेंशियल क्या है, उसकी काइनेटिक क्या है और उसकी टोटल क्या है। बी पर उसकी पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक क्या है, टोटल क्या है। सी पे व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द काइनेटिक एंड व्हाट इज द टोटल एनर्जी। तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल तो बहुत ऑब्वियस है, mgh1। ठीक है, mgh1 कर लो या mg सिंपल h कर लो, दोनों चल सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए h सपोज कर लो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी जीरो है, दोनों का जो सम है वो टोटल एनर्जी है, और टोटल एनर्जी किसके बराबर है, mgh के। अब हम पहले सी पॉइंट को देख लेते हैं। सी पॉइंट पे बॉडी बिल्कुल ग्राउंडेड हो गई है, तो हाइट तो जीरो हो गई, पोटेंशियल जीरो, काइनेटिक जितनी पोटेंशियल थी उतनी काइनेटिक हो जाएगी, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स मैक्सिमम। इज दैट ओके? अच्छा, अब एक बात पे ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी भी विद रिस्पेक्ट टू हाइट वेरी कर रही है या डिस्टेंस वेरी कर रही है, और काइनेटिक एनर्जी भी विद रिस्पेक्ट टू हाइट वेरी कर रही है। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का किसी हाइट से गिरते हुए डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एक डायरेक्टली डिक्रीज करेगी, एक डायरेक्टली इंक्रीज करेगी। देखो मैं एक ग्राफ दिखाता हूं, ये देखो यहां से ग्राफ को देखो कि हमारे पास किसी भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ये हाइट है ना, हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, हाइट जैसे जैसे बढ़ रही है, तो पता ना बिल्कुल ग्राउंड पे तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी अगर किसी चीज को अपवर्ड थ्रो करें, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वो इंस्टेंट है जहां हमने बॉडी को ऊपर फेंका है, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जा रही है काइनेटिक एनर्जी में लीनियर डिक्रीज आता जा रहा है। काइनेटिक में लीनियर डिक्रीज आ रहा है, तो क्या हुआ, पोटेंशियल में हमारे पास लीनियर इंक्रीज आने लग जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ ओके हो गए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अच्छा ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, और इसमें ये रहा कौन सी एनर्जी का ग्राफ, टोटल एनर्जी का ग्राफ, which at any point remains constant and remains maximum. Moving forward, अब देखो जो बी पॉइंट है, उस बी पॉइंट के लिए पार्टिकल ने पोटेंशियल एनर्जी अब कितनी गेन की है। देखो ऊपर से नीचे तक पार्टिकल अगर x डिस्टेंस तक कवर कर चुका है, तो अब जो h2 है वो बेसिकली उसके पास h माइनस एक्स के बराबर है। ये h हाइट है, इसमें से x को कर दो माइनस, तो पीछे क्या बचा, h माइनस एक्स, तो एम जी एच माइनस एक्स, ये हो गई पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो, देखो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/2 एम वी बी स्केयर। वेलोसिटी फाइंड करनी है, थर्ड इक्वेशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, 2g, और बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया बी तक, x। फाइनल वेलोसिटी वी बी स्केयर है, इनिशियल वेलोसिटी वी ए स्क्वायर है, वी ए तो जीरो है, तो वी बी स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है, 2gx। यहाँ पे 1/2 m, आगे लिखेंगे 2gx। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चा पार्टी एक तो 1/2 m स्केयर भी होती, लेकिन अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है और बताया है कि उसने ऊपर से नीचे तक ये फलान डिस्टेंस कवर किया है, तो स्मार्टली तुम यहां से भी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो पोटेंशियल का लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पोटेंशियल का फॉर्मूला हो, लेकिन इससे फाइंड क्या हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी एम जी एक्स से भी फाइंड हो सकती है अगर तुम लोगों को ये एक्स डिस्टेंस पता हो, और टोटल एनर्जी फिर से क्या आ जाएगी, एम जी एच। सो एज द पोटेंशियल एनर्जी बियर्स अ लॉस, काइनेटिक एनर्जी सफर्स अ गेन। तो इसी को तो कहते हैं कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पहले ये ऑब्जेक्ट h1 हाइट पर है और गिर के ये अब रह गया है h2 हाइट पर,
तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है mg h1 माइनस h2। शुरू में इसकी वेलोसिटी v1 0 है और इस पॉइंट पर बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी v2 हो गई है जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आ जाएगा 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ये पूरी इक्वेशन इसलिए लगानी पड़ेगी कि बॉडी अगर दरमियान में हवा में कहीं पूछ लिया कि भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है या पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अगर ये जो बी ऑब्जेक्ट है ये बिल्कुल ही ग्राउंडेड हो चुका है तो देखो हमारे पास H2 क्या हो गया, 0। ठीक है, और V1 पहले क्या है, 0। तो इक्वेशन सिर्फ इतनी सी रह जाएगी, mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, और यहाँ से v इज इक्वल टू √2gh से तुम आराम से स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हो अगर बॉडी पूरी तरह ग्राउंडेड हो चुकी है। जैसे इस डाइवर के बारे में कहा जाए कि इस डाइवर ने 10 मीटर की हाइट से जंप किया है, लेकिन जब ये सिर्फ 5 मीटर की हाइट पर है स्विमिंग पूल से, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्पीड बताओ। तो आप लिखोगे mg h1 माइनस h2 इज इक्वल टू 1/2 m v2 स्क्वायर। 1 इसलिए कि भाई जब इस लगड़ बगड़ ने जंप कर ही दिया है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। तो दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट लॉस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक। ये तो पिछले वाला केस तो हो गया आइडियल केस। आइडियल केस क्या, दैट mgh होल हार्टेडली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन रियल केस में जब कोई ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ गिरता है तो एयर फ्रिक्शन फोर्स F जब तक वो गिरता रहता है उस डिस्टेंस तक एक वर्क करती रहती है जो अगेंस्ट द मोशन होता है। तो F फोर्स है, H डिस्टेंस है, फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क। एंड हेयर वी विल कंसीडर वर्क डन बाय फ्रिक्शन एज अ नेगेटिव वर्क। तो बॉडी के पास टोटल एनर्जी कितनी है, mgh, उसमें से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एंड द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल अपीयर एज द काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्ट ये इक्वेशन एमडी कैट के पेपर में डायरेक्ट इक्वेशन पूछेगी, ये कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इक्वेशन पूछेगी कि व्हेन अ पार्टिकल सफर्स अ फ्रिक्शन देन व्हाट इज द इक्वेशन। और एक और बात, अगर हाइट की बजाय इंक्लाइंड प्लेन की बात है तो इस प्लेन का सारा डिस्टेंस s कहलाएगा और इसकी हाइट h कहलाएगी। सो mgh पर बॉडी खड़ी हुई है लेकिन वो s डिस्टेंस पर रगड़ खाएगी, तो एफ एस लिखोगे यहां पर इज इक्वल टू mgh। इस न्यूमेरिकल से चैप्टर नंबर 4 का आई थिंक 5th न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करना वो इस फॉर्मूला से होना, और मजे की बात है उसमें कैलकुलेटर का भी यूज नहीं होगा। और परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी मैंने दोबारा वही फॉर्मूला के डेल्टा ई बाय ई इंटू 100%। इज दैट ओके, इंटर कन्वर्जन कवर हो गया सब बच्चों का। ठीक है, तो ये दो ग्राफ्स हो गए। अब इन ग्राफ्स पे जरा दोबारा एक बात सुन लो, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है वो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन नीचे दो ग्राफ सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम या पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ग्राफ बनाए तो दोनों ग्राफ जो हैं वो उनकी शेप्स हैं पैराबोलिक। ये पैराबोलिक शेप्स ज़हन में रख लेना, वैसे ये इतना कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बच्चों सेम उसी तरह क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg 4 kg मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जीज। तो काइनेटिक एनर्जीज इक्वल हो तो मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन होता है अंडर रूट ऑफ मास से। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है तरतीब नहीं बदलेगी, और अंडर रूट का मतलब है कि 4:2 बन जाएगा, तो 1:2 हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, टू बॉल्स एट सेम टेम्परेचर कोलाइड, व्हाट इज कंजर्व्ड। रिमेंबर दैट momentum in every type of collision always remains conserved. If momentum of a body increase by 20%, शॉर्टकट मैंने बताया है, मैंने कहा था वैल्यू याद रख लेना, शॉर्टकट भी नहीं लगाना पड़ेगा, एक जैसे सवाल ही आते हैं। ठीक है, वर्क डन इन रेजिंग अ मास ऑफ 15 ग्राम फ्रॉम अ ग्राउंड टू द हाइट ऑफ 1 मीटर, कौन सा फॉर्मूला,
mgh, ठीक है। A body is falling under gravity. When it loses gravitational potential energy by u, its speed and the mass of the body will. अब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लिख लो 1/2 mv²। तो आपने मास बताना है तो 2u डिवाइडेड बाय v², ये सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व भी किया हुआ है। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस पढ़ते जाना, सॉल्यूशन साथ दिए हुए हैं। मेन काम था आपको आइडियलाइज करवाना कि आपने एनर्जी से घबराना नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से डील करना है, ठीक है। ये जितने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं सब मैंने सॉल्व किए भी हुए हैं, आपको मैं सेंड करता हूँ ये फाइल। तो ये बच्चों आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर या यूनिट नंबर 2 जो है, ये भी आज खत्म हो गया।